हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं शिवांशी। इन्होंने PAU MET एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो क्वालिफाई किया है विद 12th रैंक, और इन्होंने हमारे से CET टाइम पे भी कोचिंग ली थी, तो ये हमारे काफ़ी ओल्ड स्टूडेंट हैं। तो जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब इन्होंने ग्रेजुएशन करी PAU में और एंट्रेंस जो अभी टेस्ट दिया इसमें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम, कहाँ से हैं और कितना कितना स्कोर है। मैं सेल्फ शिवांशी वत्सा, मैं लुधियाना की हूँ और मेरा MET एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में 12th रैंक आया। और मैंने अपनी फूड प्रोसेसिंग जो BTech की है वो भी PAU से की है, और मैंने जो CET की कोचिंग थी वो भी इनसे ली थी। और ये मतलब मैम और सर हर टाइम हमें हेल्प करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी। इनफैक्ट जनरल एग्रीकल्चर के लिए मैंने इनसे कांटेक्ट किया था, बट स्टिल इन्होंने मेरे को अगर मेरे को फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कोई सी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती थी तो मैम मेरे को हेल्प करते थे, और उन्होंने उस थ्रू भी मेरे को गाइड किया कि मैं उसका सिलेबस भी कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, MET एग्रीकल्चर एग्ज़ाम आपके अकॉर्डिंग कैसा है? इजी, मॉडरेट, टफ, किस टाइप का है? जो जनरल एग्रीकल्चर होते हैं वो इतना डीप नहीं जाते, मतलब ठीक था कि आता था क्वेश्चंस, हमें आंसर्स पता थे, ज़्यादा डीप नहीं था, ज़्यादा नॉर्मल नहीं था, लेवल मॉडरेट था। जैसा कुछ आप पढ़ के गए थे वैसा कुछ ही था एग्ज़ाम में, या एग्ज़ाम अलग था? नहीं, एकदम मतलब ज़्यादा अलग नहीं था। एक दो क्वेश्चंस थे जो शायद नहीं पता थे, बट ज़्यादातर तो क्वेश्चंस हमें पता थे, टॉपिक भी पता थे किधर से आए हैं। वो पहले नॉलेज थी कि मतलब पता था कि हमने कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है। ठीक है। और जो आपका सेक्शन 2 है उसका लेवल कैसा होता है, मतलब किस तरह का उसमें भी पूछते हैं? सही होता है, करा होता है, वैसा ही होता है? हाँ जी, अगर तो अपने यूनिवर्सिटी के टाइम पे डिग्रीज में एग्ज़ाम्स वगैरह में अच्छी तरह पढ़ के दिया होता है फिर तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। नॉर्मल से थे फूड प्रोसेसिंग के भी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आप क्या टिप्स देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो कैसे MET की तैयारी करें? एक तो मैम की सारी बात ध्यान से सुननी चाहिए, वो जो भी जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ाते हैं कोई ना क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस तो उसमें से आ ही जाते हैं जो मैम पढ़ाते हैं। और कांस्टेंट रहना चाहिए, जैसे कि मैम हमेशा कहती हैं कि प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा क्लियर, फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हो जाता है फिर? हो जाता है फिर। ठीक है। और कोई गलती जो आपको लगता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं और अवॉइड करनी चाहिए? लास्ट में आके छोड़ देते हैं पढ़ना, कि थक जाते हैं, नहीं पढ़ा जाता, तब धक्के से पढ़ना पड़ता है। एंड पे जाके कंसिस्टेंसी लूज होने लगती है तो वो बना के रखनी पड़ती है। बहुत मुश्किल होता है एंड तक जाते जाते। जैसे संडे को पेपर था, फ्राइडे सैटरडे तो सबसे औखा लगता है पढ़ना, बट वो 2 दिन भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। पेपर में नेगेटिव मार्किंग है MET एग्रीकल्चर में कि नहीं है? 1/4 की है। हाउ टू अवॉइड दैट? अगर नहीं आता तो छोड़ दो, गलत मत अटेम्प्ट करो, जो सही है वो उसके मार्क्स कटवाने से अच्छा है, नहीं आता तो छोड़ दो। अगर किसी क्वेश्चन में 50-50 हो कि लग तो ये रहा है पर पता नहीं है होगा कि नहीं, तो करें कि नहीं? कर लो। कई बार वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, अगर हमें लग रहा है कि ये आंसर है तो वो होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। 10% चांसेस होते हैं कि हमें गलत लग रहा होता है, बट 90% तो है ना, सही हो जाएगा वो। बिल्कुल। क्या टिप्स आप देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को जो MET एग्रीकल्चर को क्वालिफाई करना चाहते हैं? आप जब भी स्टार्ट करो, चाहे 1 मंथ पहले स्टार्ट करो, चाहे 2 मंथ्स पहले स्टार्ट करो, पर जब भी करो तब उसके बाद से कंसिस्टेंट रहो, उसके बाद से पढ़ाई, मतलब ये नहीं कि 1 दिन रहने देते या 2 दिन रहने देते, उसके बाद से कंसिस्टेंट रहना चाहिए। पढ़ते टाइम थ्योरी पे ज़्यादा टाइम दें या MCQ प्रैक्टिस पे? पहले तो अपनी थ्योरी पूरी कर लेनी चाहिए, फिर MCQs करने चाहिए। एक क्वेश्चन का पैटर्न आ जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हम कौन से टॉपिक पे रह रहे हैं, वो हमें और कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है। पेपर में न्यूमेरिकल पोर्शन में आया था कोई? नहीं मैम, हमें नहीं आया था वो। ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने गए तो कितना रश था कंपटीशन की कमी थे बच्चे? जो मेरा सेंटर था वहाँ पे तो नॉर्मल से बच्चे थे, जैसे हमारे क्लासरूम्स में हुआ था एंट्रेंस, तो उसमें अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ठीक था, ज़्यादा रश नहीं था, ठीक था। एग्ज़ाम टाइम पे जो एंग्जाइटी होती है उससे कैसे बचें? आप कैसे बचे थे? मेरे को
अगर मैं सच बताऊँ, मेरे को इस बात का स्ट्रेस था, मेरे को नहीं हो रहा स्ट्रेस। मैं एक रात पहले यही बात कर रही थी, मम्मा मेरे को नहीं हो रहा स्ट्रेस, मेरे को क्या करूँ। स्ट्रेस कैसे लूँ? मेरे को सच्ची नहीं हो रहा। मैं टाइम से पहले पहुंच गई थी, जो टाइम वहाँ पे मैं बैठी थी, मेरे को तब भी कुछ नहीं हो रहा था। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया था? पता नहीं कॉन्फिडेंस था कि क्या था, मैं बस नॉर्मल मोड में थी, आता है हो जाएगा बस, ठीक है। बिल्कुल, यही मोटिवेशन बननी चाहिए, तभी तो होगा। क्योंकि पढ़ते टाइम पे भी ठीक रहता है ना। अच्छा, आपने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करी PAU से? हाँ जी। कैसा आपका रिव्यू है अब रिगार्डिंग द डिग्री? टीचर्स अच्छे हैं, एक्सपेरिमेंट लर्निंग भी है, थ्योरेटिकल भी है, दोनों सही है। मतलब टीचर्स हेल्प करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आपने CET की कोचिंग भी हमारे से? हाँ जी। तो फिर पहले 12th के बाद आप हमारे पास आए, मिले, कोचिंग ली, क्लियर हाँ जी। किया, फिर अब ग्रेजुएशन के बाद आए कि कोचिंग ली, क्लियर किया फिर। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है अब? पहले मैं +2 के बाद आई थी, अब मैं ग्रेजुएशन के बाद आई हूँ, कितना चेंज आया? पढ़ाने का तरीका आप लोगों का, मतलब जो हमें मोटिवेट करते हैं वो तो सेफ रहा। बाकी आपसे पहली बार इस टाइम किया है, तो आपसे भी पढ़ के अच्छा लगा, सर से भी। पहले आप नॉन मेडिकल हाँ जी के साथ थे, तो सर से ही पढ़े थे? हाँ जी। अच्छा, तो अब दोनों से पढ़ लिए? हाँ जी। ठीक है। तो अच्छा, जो ये आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है फूड टेक्नोलॉजी का, हाँ जी। इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है या प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है? नहीं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो सिर्फ प्रॉपर प्रैक्टिकल होता है, प्योर। कुछ होते हैं जिसमें थ्योरी से ही आप कर सकते हो, उसमें प्रैक्टिकल का कोई काम नहीं होता। तो दोनों होते हैं, लाइक 50-50 लेके चल सकते हैं हम प्रैक्टिकल और थ्योरी को। ठीक है। मेजॉरिटी में क्या होता है कि जो +2 अभी कर रहे हैं या सोचते हैं आगे कि फूड टेक का करना है, उनके माइंड में ये होता है कि फूड टेक में प्लेसमेंट्स कैसी होंगी या जॉब अपॉर्चुनिटी, स्कोप कैसा है फूड टेक्नोलॉजी का? फूड टेक्नोलॉजी का स्कोप अभी तो लग रहा है कि कम है, बट आने वाले टाइम पे फूड प्रोसेसिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकता है, मतलब बनेगा इंडिया का। क्योंकि जैसे टाइम की कमी हो रही है लोगों के पास, उनको खाना वगैरह तो चाहिए, तो वो एक फ़ूड प्रोसेसर ही कर सकता है। अगर आपने अपनी डिग्री में एक अच्छी नॉलेज ली है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। मेन ये है कि आप डिग्री में जो है वो ग्रास्प कर लें। कोई आते हैं कंपनीज वगैरह ऑफर करते हैं कुछ? अभी जब पिछली बार प्लेसमेंट सेल का हुआ था तो अमूल की तरफ से आई थी, बट वो भी वो था कि आप 3 साल का कुछ होता है कि आपने हमारे साथ ही रहना है, तो वैसे होता है, वैसे नहीं, वैसे यूनिवर्सिटी में नहीं आई थी। ट्रेनिंग लगी थी आपकी लास्ट ईयर में? हाँ जी, हमारी लास्ट जो 8th सेमेस्टर था उसमें 4 महीने की ट्रेनिंग का कोर्स, मतलब लास्ट सेमेस्टर सिर्फ ट्रेनिंग का ही होता है, आप अपनी कहीं पे भी लगवा सकते हैं। आपकी कहाँ पर ट्रेनिंग लगी? मेरी नेस्ले मोगा लगी थी। नेस्ले मोगा, अच्छा। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग में? मज़ा आया पूरा करके काम? हाँ जी, वहाँ पे मतलब एक तो ये होता है साथ के लोग कैसे थे। मेरे को अच्छा अपने सीनियर्स का ग्रुप मिला था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ नया ट्रेनिंग में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। जो हम थ्योरी में पढ़ते थे, थ्योरी में सिर्फ देखते थे, वो वहाँ जाके प्रैक्टिकलिटी में सीखने को मिला। तो ओके, कोई कोर्सेज आप सजेस्ट कर सकते हैं 12th वाले स्टूडेंट को कि आपको ये 2-3 कोर्सेज सिलेक्ट करने चाहिए? फूड टेक्नोलॉजी तो है ही, उसके अलावा कोई जो आपकी निगाह में अच्छे हों? एक न्यूट्रिशन डाइटिशियन, एक एग्रीकल्चर है और एक कम्युनिटी साइंस का। अच्छा, हाँ जी। तो ये कोर्सेज अच्छे हैं, हाँ 12th के जी। बाद प्रेफर करने चाहिए? हाँ जी। ठीक है। जो आपकी ग्रेजुएशन का कोर्स था उसमें से आपका किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं? क्योंकि बच्चों को कुछ ये भी डाउट होता है 12th वालों को कि फूड टेक्नोलॉजी में हमें पढ़ाएंगे क्या, किस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे? फूड जो हमने यहाँ पे डिग्री करवाते हैं उसमें सारा कुछ इंक्लूड कर देते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी भी कर बताते हैं कि हमारी फूड में कैसे ख़राब होते हैं, कौन से माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो जाता है, कोल्ड स्टोरेज मतलब कि कैसे भी हम स्टोर कर सकते हैं। फिर मशीन्स यूज़ करना बता देते हैं। डेयरी के रिलेटेड फ़िश, मीट सब कुछ इंक्लूडेड होता है फूड टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग में। इंटरेस्टिंग कोर्स है? इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इजी भी लगेगा। मुश्किल तो नहीं लगता? नहीं, एक आधा सब्जेक्ट आता है बीच में।
ज़्यादा थकाने वाला कोर्स तो नहीं है कि बच्चे कहें हम थक ही जाएंगे इतना काम करते करते। वो तो हर में ही होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। हम बस ये काम करते करते मन लगा रहे। हाँ जी, ऐसे तो इंटरेस्टिंग है, जैसे कुछ चीज़ें हम सिर्फ देखते हैं कि ये होती हैं घर पे, बट बाद में पता चल जाता है कि पढ़ते पढ़ते कि ये चीज़ मम्मी वगैरह क्यों यूज़ करते हैं, या यही चीज़ में हम कुछ चीज़ स्पेसिफिकली क्यों बनाते हैं। जैसे घरों में भी तो हम प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज़ करते ही हैं, बट वो नेचुरल हो जाते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर, ऑयल, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव। जैसे अचार हमें पता है कि वो लंबे समय तक रहता है सही, पर पहले नहीं पता था कि क्यों रहता है। फिर जब हम फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स पढ़ते हैं तो हमें उसके पीछे के मैकेनिज्म भी समझ आ जाता है। अच्छा, आपके कुछ कॉमन कोर्सेज लगे किसी दूसरे स्ट्रीम्स या दूसरे उसके साथ ड्यूरिंग ग्रेजुएशन? मतलब हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाके उनके पढ़ के आए। माइक्रोबायोलॉजी का था, बायोटेक्नोलॉजी का था, थे ऐसे एक तो थे पूरी डिग्री में। ठीक है, तो चलो MET एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं। MET एग्रीकल्चर की तैयारी कैसे करें, कब शुरू करें आपके हिसाब से? लास्ट ईयर में शुरू कर दें या ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू करें, या पेपर से सिर्फ महीना पहले करें, कब करें? अपनी ग्रेजुएशन के बाद फिर सही रहता है? सही रहता है, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो एक दिमाग में वही सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं कि हम कौन से कर रहे हैं। फिर ग्रेजुएशन के मतलब के बाद ये हो जाता है, या फिर हम लास्ट ईयर भी कर सकते हैं जब हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, जब हमें पढ़ाई का कोई स्ट्रेस नहीं होता, तब भी कर सकते हैं, क्योंकि तब हम अपने माइंड को एक फुल्ली एग्रीकल्चर में डाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी फील्ड से बिल्कुल अलग आ जाता है एग्रीकल्चर। क्योंकि MET एग्रीकल्चर में सेक्शन 1 तो जनरल हाँ जी। एग्रीकल्चर की 90 क्वेश्चंस आए हैं, और वो ऐसे नहीं पढ़े होते पहले। हाँ ठीक है, जी। तो फिर वो आपने कैसे किए कवर अप? आपकी क्लासेस, आपके नोट से पढ़े थे, और बस वही जनरल एग्रीकल्चर की जैसे लेटेस्ट जो आते रहे वेराइटीज़ या GDP वगैरह, वो जनरल न्यूज़ जो होती है एग्रीकल्चर की, वो ध्यान में रखी। बिल्कुल, कि ग्रेजुएशन में तो आप एग्रीकल्चर के कांटेक्ट में थे ही नहीं ना? नहीं, हमारे को तो बिल्कुल नहीं था। प्रोसेसिंग के टच में थे। हाँ पर जी। पेपर में तो आपको फूड प्रोसेसिंग से भी ज़्यादा क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन तो इसी के आने थे जनरल एग्रीकल्चर के। हाँ जी। थोड़ा टफ नहीं लगा करना कवर? लगा कि शायद कभी कभी ये भी लगता था कि 4 साल का मैं 2 महीने में कर रही हूँ, हाउ इज़ इट फेयर। बट स्टिल क्योंकि आपको टॉपिक्स पता थे कि कौन कौन से आ सकते हैं सिलेबस में, तो उससे बहुत हेल्प हुआ कि हमें ज़्यादा इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ा, मटेरियल मिल गया था एक जगह। स्टडी मटेरियल आपने सारा कुछ क्या फॉलो किया था? नोट्स थे और एक बुक थी नीमराज करके, एक वो बुक थी बस। बाकी पोर्टल जो थे वो? हाँ जी, जो आपके नोट्स वगैरह थे। तो कितने हेल्पफुल रहे जो पोर्टल है, नोट्स है मतलब जो? उसमें काफ़ी कुछ था, जैसे वो बुक में नहीं थी कुछ चीज़ें, वो नोट्स में थी। एक बार पढ़ के नहीं लगता कि हमें आ गया, 2-3 बार करने पड़ती हैं, फिर हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें हमें आती हैं। तो क्लासेस आपने ऑनलाइन लगाई थी अभी या ऑफलाइन? ऑनलाइन। +2 के बाद आपने ऑफलाइन लगाई थी? नहीं, +2 के बाद भी मेरी 2-3 मतलब 1-2 महीना ही ऑफलाइन थी, बाकी वो भी ऑनलाइन ही थी मेरी। अच्छा, तो फिर कौन सा बेटर है, ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स? ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में कभी कभी ध्यान भटक जाता है। ठीक है। अच्छा हाँ, ये मैं पूछने लगी थी कि डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज बहुत हैं, क्योंकि क्लास लगाने के लिए लैपटॉप या फ़ोन ऑन किया और साथ में नोटिफिकेशन आ गई, स्क्रॉलिंग शुरू हो गई, बस वो चलती गई ख़त्म हुई नहीं। तो कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें? मैंने तो फ़ोन पे क्लासेस लगानी बंद कर दी थी, उधर कोई ना कोई नोटिफिकेशन तो आती रहती थी, तो मैंने लैपटॉप यूज़ करना शुरू कर दिया था। उसमें तो जैसे नोटिफिकेशन आती नहीं है स्क्रीन में क्लास के टाइम पे, तो दैट वाज लाइक वो तो ज़्यादा ही हेल्पफुल था कि फ़ोन को तो साइड पे रख दो, लैपटॉप ओके है। ऑनलाइन क्लासेस इंटरेक्टिव होती हैं, समझ आता है पूरा या बोरिंग हो जाती हैं? नहीं, आता है समझ, मतलब मैम पूछते भी रहते हैं कि आपको कोई टॉपिक औखा तो नहीं लग रहा, बता दो जो मैं रिपीट कर दूँ, ऐसे होता रहता है कवर मतलब? हाँ जी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आपने फेस करी हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ज़्यादा तो नहीं थी, बस यही था कि एग्रीकल्चर क्यों, मैंने तो जाना ही फूड प्रोसेसिंग में, एग्रीकल्चर क्यों, बट ठीक है, हो गया। एक टाइम पे तो बड़ा लगा होगा भारी सा?
कि हमें ऐसे ही हाथ चकाई कर दिया, हमें कौन सा ये करना है, पहले भी फूड से आए आगे भी फूड में जाना है, ये ऐसे ही इन बिटवीन डाल दिया हमें। ये तो मतलब वो 2 महीने जब मैंने एग्रीकल्चर किया था वो तो इतना मुश्किल लग रहा था, क्यों जब जाना ही नहीं है इस फील्ड में फिर क्यों, बट अब उनका करिकुलम है तो करना तो पड़ेगा। हो जाता है फिर इजीली, इतना मुश्किल तो नहीं होता कवर करना, कर सकते हैं मतलब? कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। कोई और एग्जाम्स दिए थे आपने ये एमईटी एग्रीकल्चर के अलावा? मैंने गेट का दिया था। उसमें कैसा रहा आपका? वो मेरा वो भी क्लियर हो गया था। वो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइड है, ओके। तो अब आप अपना ये जो एमटेक है फूड टेक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इसके बाद आफ्टर मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएशन क्या विजन रखते हैं आगे, फ्यूचर विजन? अभी तो मेरी यहाँ तक ही है, मास्टर्स तक। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हूँ, बट अभी तो पहले मास्टर्स ख़त्म करनी है। सही है, छोटा छोटा गोल होना चाहिए कि पहले मास्टर्स करनी है, उसके बाद फिर देखेंगे जैसा सिचुएशन होगी उस हिसाब से। हाँ जी। इस जर्नी में क्या रोल रहा आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स का? मेरे घर वालों ने मेरे को काम नहीं कोई बोला कि तू पढ़, कुछ नहीं होता, उसके बाद देख लेंगे। फ्रेंड्स ने भी कई बार हो जाता था कि नहीं हो पाएगा मेरे से, तो उन्होंने भी मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा, पढ़ रही है तो हो ही, फिर क्यों नहीं होगा। और फिर हो जाता है, उन घर वालों की सपोर्ट तो एक टाइम पे होता है कि चाहिए, और कोई बंदा भी चाहिए मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे कहीं ना कहीं आके होता है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि एग्रीकल्चर कभी पढ़ा ही नहीं होता। उस टाइम पे होके आया था कि नहीं हो पाएगा मेरे से, बट फ्रेंड्स की हेल्प से फिर भी हो जाता है। कोई भी हो जो मोटिवेट कर सकता है उसकी हेल्प से हो जाता है फिर। ठीक है। आप कितना कार्ज सेल्फ स्टडी को, प्रैक्टिस को देते थे प्रिपरेशन टाइम पे? ऐसा कुछ स्पेसिफिक सा नहीं था, पर पूरा दिन शायद निकल ही जाता था, लाइक खाने पीने का 2 निकल जाता था। मेजॉरिटी टाइम पढ़ते रहते थे? हाँ जी। कई बच्चे कहते हैं कि हमसे तो नहीं पढ़ा जाता जी, भी अभी तो ग्रेजुएशन करके हटे हैं, अभी तो ब्रेक भी नहीं ली, फिर पढ़ने लग जाएं। नहीं, फिर मैं ऐसे हो गया था ना बीच में, वो ट्रेनिंग का ELP जो ये है यूनिवर्सिटी का, जो लास्ट सेमेस्टर देते हैं, लास्ट ईयर देते हैं, वो ट्रेनिंग में दे देते हैं, ELP में दे देते हैं, जिससे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिलती है, बट हमें एक स्टडी से ब्रेक भी मिल जाता है। तो बाद में जब हम वो MET के लिए तैयारी करते हैं तो वो ब्रेक एक हेल्पफुल हो जाते हैं, फिर ज़्यादा दोबारा पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन टाइम पे कोई गया था एजुकेशनल टूर कहीं? हाँ जी। कहाँ पे गया? हमारा गया था भीमताल, नैनीताल गया था, पतंजलि। अच्छा, कैसा रहा फिर वो? अच्छा था। एक हमारे छोटे मोटे भी जाते रहते थे, जैसे इधर था ना, इधर लाडोवाल में फूड पार्क, वहाँ पे भी गया था। एक और जगह, 2 जगह और गया था, सोयाबीन इंडस्ट्री और राइस की इंडस्ट्री में गया था हमारा। तो इससे और इंटरेस्ट जागता रहता है ना ग्रेजुएशन में कि ब्रेक मिल गई कि आए हैं तो हम और पढ़ लेंगे। आपने फूड टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस दी ओवर अदर कोर्सेज, कोई खास रीज़न? एक तो मेरा इंटरेस्ट है कि फूड हमारे तक आता है तो उसमें क्या क्या होता है। मेन तो मेरे इंटरेस्ट में था कि ये चीज़ आखिरकार हमारे तक एंड प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, तो वो सब सीखने के लिए इसलिए मैंने फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया था। कोई रिग्रेट तो नहीं? नहीं, अच्छा रहा सारा सफ़र? सारा अच्छा था। एक ये था कि सारा अगर हम थ्योरी भी पढ़ रहे थे वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज थी, कोई रट्टा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो इट वाज लाइक दिमाग पे ज़्यादा जोर भी नहीं था। अगर करते करते सीख रहे हैं तो इट वाज हैप्पी फन डिग्री है। ठीक है, ओके। तो यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? 4 साल आपने यहाँ पे स्पेंड किए हैं अब PAU में, तो कैसा एक्सपीरियंस है? यूनिवर्सिटी लाइफ है तो स्कूल लाइफ से बहुत अलग। मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो स्कूल लाइफ में हम एक जगह पे बाउंडेड थे, बट यूनिवर्सिटी बहुत कुछ सिखा देती है, लोगों से मिलना सिखा देती है, पढ़ना अपने अलग तरीके से पढ़ना सिखा देती है, बहुत कुछ सिखा देती है। यूनिवर्सिटी का कोई फेवरेट स्पॉट? सारी यूनिवर्सिटी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई फेवरेट टीचर? नहीं, सब सारे ऐसे हेल्पफुल है, कोई ऐसे फेवरेट कोई है ही नहीं। मतलब वो सारी हेल्प कर देते हैं अगर हमें ज़रूरत होती है, फिर एक बंदा कोई हम स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, ओके। तो यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी जगह जो लगता है आपको काफ़ी फेमस है? मेस कैफ़े।
ठीक है, कोई ऐसा चीज़ जो आपको यूनिवर्सिटी की नहीं अच्छी लगती, कोई भी ऐसा पॉइंट? थोड़ी मेंटेनेंस कम है, मतलब और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं मेंटेनेंस को लेके, बट वैसे तो सब सही है। कोई चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है यूनिवर्सिटी का, कोई प्लस पॉइंट? यूनिवर्सिटी का प्लस पॉइंट बड़ी बहुत है। नहीं मतलब सारी अच्छा है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर ये भी है, एक बंदे को ना यूनिवर्सिटी में आके खुद को कैरी करना आ जाता है कि हम कैसे दूसरों से मिले, दूसरों से बात करें, अपना इम्प्रेशन कैसा उन पे छोड़े वैसे। अच्छा, जो आपने जब डिग्री करी तो उस टाइम पे सारा जो ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारी हैं यूनिवर्सिटी में, या मतलब काम ही चलाना पड़ता है? नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल वाले तो सारे हैं उनके पास। वो मतलब कुछ एक्सपेंसिव हैं जो यूज़ नहीं कर सकते, बट हम उनको सीख सकते हैं उनसे। वो टीचर्स हमें सिखा देती है। यूनिवर्सिटी लेवल के हिसाब से सारे हैं उनके पास, जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं डिग्री हाँ जी, पे सीखने के लिए वो सब है। वो है। ये तो नहीं कि सीखने के लिए कहीं और जगह जाना पड़ता है? नहीं, वो सारे हैं। फिर तो सारे यूज़ करने आगे होंगे, फूड के बारे में काफ़ी नॉलेज होगी होगी। हाँ जी। अच्छा, फिर तो घर वाले रिश्तेदार पूछते हैं रोक रोक के कि बता दे शिवांशी ये फूड खाना चाहिए कि नहीं, इसमें अडल्ट्रेशन होती है कि नहीं? मैं तो सबको ही कह देती, सब खाओ, कुछ नहीं होता, सब खाओ। क्योंकि एक हम ये ऐसी डिग्री है, हमें ना पता होता है कि इसमें क्या है। अगर वो हम सारी चीज़ को ध्यान देने लग जाए ना, हम कुछ खा नहीं पाएंगे फिर। और अब आपके सामने कोई चिप्स खा रहा है, आप अपने आप को कैसे ही रोकोगे? हमें पता है उसमें क्या है, बट स्टिल हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ है। फिर तो हमें कुछ खाने को ही नहीं रह जाएगा हमारे पास। आपने ग्रेजुएशन में हॉस्टल लिया हुआ था या डे स्कॉलर? डे स्कॉलर। फिर भी हॉस्टल विजिट किया होगा फ्रेंड्स के हाँ साथ? जी। तो कैसा है हॉस्टल का रिव्यू? आपको क्या लगता है, हॉस्टल ही लेना चाहिए या पीजी लेना बेटर है? ये मैं नहीं हम बोल सकती। मैं तो जाते थे, हम तो आधा एक घंटा रुकते थे, आ जाते थे। फिर हमें नहीं अब पता कि वहाँ पे हॉस्टल या पीजी क्या प्रेफर कर सकते हैं। हॉस्टल में रहा होगा कि इतने साल पाएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे हॉस्टल सही है कि डे स्कॉलर सही है? कि मुझे लुधियाना से होकर भी हॉस्टल ले लेते हैं। नहीं, मेरे को तो डे स्कॉलर ही ठीक है, घर पे जाओ आराम से। ठीक है। अच्छा, पीएयू में जब हम पढ़ते हैं तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो कहाँ से मेन पूछते हैं? जो उन्होंने क्लासेस में करवाया, या जो बुक्स रिकमेंडेड थी कोर्स कंटेंट में, या कुछ और? जो क्लास में पढ़ाते हैं वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है, क्योंकि वो तो ऐसे होता है ना कि वो टीचर्स पढ़ाते ही आ रहे हैं, वो तो पता ही होता है कि वो आ सकता है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो बहुत डीप नॉलेज से आता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप वो ऑब्जेक्टिव पेपर जो है सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इतना वो नहीं होता। उनके रिकमेंडेड बुक्स, नोट्स और क्लास में से अगर पढ़ के जाएँ तो हम सब्जेक्टिव तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो एग्ज़ाम्स आपके आर्ली हो गए, मिड टर्म हो गए, एंड टर्म हो गए, ये इसी में से आ जाता है? हो जाता है। अगर मिड और आर्ली अच्छी तरह से पढ़े तो फाइनल के लिए ज़्यादा है वो नहीं लगता बर्डन सा। अच्छा, कोई स्टूडेंट अभी 12th क्लियर करके पीएयू में आ रहा है, आपका जूनियर, आप उसे क्या टिप्स देंगे एक्सपीरियंस बेस्ड कि ये चीज़ करना, मतलब पॉइंट्स जो फॉलो करने चाहिए और जो नहीं फॉलो करने चाहिए? क्लासेस तो लगानी चाहिए कि हाँ अटेंडेंस के लिए नहीं, बट अपनी नॉलेज के लिए अटेंड करनी चाहिए। अटेंडेंस का तो फिर फाइन दे के पूरा हो जाएगा, बट अगर आपको सच में डिग्री चाहिए आगे जॉब्स वगैरह, एक मार्क्स पे आपको इंटरव्यू मिल जाएगा, पर इंटरव्यू तभी क्लियर हो पाएगा अगर आपको डिग्री की जो पढ़ा है उसकी नॉलेज हो पाएगी। और बस, और अपनी लाइफ और स्टडी को बैलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करते रहो, स्टडी भूल जाओ, या स्टडी करते रहो लाइफ जीना भूल जाओ। वो नहीं, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। कई बच्चे हमें ऐसे भी मिले हैं जो ग्रेजुएशन में घूमते ही रहते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि भाई हमारे तो कोर्स अड़ गए। वही ना, बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी ही वो ना स्कूल लाइफ से अलग होती है, तो वहाँ पे बहुत कुछ नया होता है। तब होता है कि ये भी एंजॉय कर ले, ये भी एंजॉय कर ले, बट उस टाइम पे स्टडी को भी टाइम देना चाहिए साथ के साथ। सिर्फ एंजॉय नहीं करना चाहिए, करो पर साथ में स्टडी भी करो अपनी। यूनिवर्सिटी में एंजॉयमेंट के मौके मिलते हैं कि सिर्फ एग्जाम्स ही चलते रहते हैं? कई जने कहते हैं कि पेपर ही होते रहते हैं। की बात है, होते तो रहते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को फ़ोन आता है ना, क्या करो पेपर दे रहे हैं, क्या करो पेपर दे रहे हैं, पेपर देते रहते हैं, बट इंजॉय भी होता है। वो तो अपने पे डिपेंड है कि
5 बजे क्लासेस ख़त्म हो जानी है, उसके बाद तो हम अपना एंजॉय कर सकते हैं। उसमें पेपर होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल होते हैं, आरली हो गए, मिड टर्म हो गया, फिर सेमेस्टर फाइनल हो गए, बट वो ज़रूरी है, एंजॉय करना भी ज़रूरी है। अपने हाथ में कि हम दोनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यूथ फेस्टिवल और अदर ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं? चलती रहती है। मेरे पास जैसे स्पोर्ट्स था तो मैं इंटरवर्सिटीज़ भी लगा के आई थी, उसमें भी यूनिवर्सिटी वाले हेल्पफुल हैं कि अगर आप वो कर रहे हो तो हम आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको क्लास नहीं लगाने की हम आपको दे सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकते हैं। तो उसमें यूनिवर्सिटी वाले हेल्पफुल हैं कि अगर आप यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं, इंटरवर्सिटीज़ लगा रहे हैं तो ठीक है, उसका बेनिफिट ही होता है, ये नहीं कि उधर चले गए तो उधर से लॉस हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता। एक हमारे पास को करिकुलर्स का एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स भी आ जाते हैं, वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। मॉक टेस्ट पेपर का कितना का रोल होता है एमईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, एंट्रेंस एग्ज़ाम को मतलब क्वालिफाई करने में? होता है, मतलब जब हम वो मॉक टेस्ट करने बैठते हैं ना, तब कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं होता, तो हमें पता चलता रहता है कि कौन सा टॉपिक रहता है अभी करने वाला हमारा, कौन सा हो गया है, कि किसको हम कम टाइम दें, किसको ज़्यादा दें। तो वो पता करता है कि वो हमें 2 हफ्ते पहले तक कर लेने चाहिए, ताकि हमारे पास 2 हफ्ते प्रॉपर रिवीजन के लिए हों कि हम किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दे सकें। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके पास बिगेस्ट चैलेंज क्या था? साइंटिफिक नेम्स। कैसे उनको मेमोराइज किया? वो तो लिख लिख के याद की है बहुत। फिर रह गई याद? काफ़ी तो है अभी भी। ठीक है, ओके। न्यूमेरिकल पोर्शन आया था एंट्रेंस में कि नहीं? नहीं आया था, दोनों में नहीं आया था। फेमिलियर थे आप क्वेश्चंस के साथ जो एंट्रेंस में आए, स्पेशली सेक्शन 1, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर आपने पहले पढ़ा नहीं था, पहले टच में नहीं थे? हाँ जी थे, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी थी जिन क्वेश्चंस की कि पता थे कि मतलब फेमिलियर थे उनसे हम। पढ़ते जब क्वेश्चन पेपर में आप टिक कर रहे थे तो आ रहा था साथ साथ याद सारा कुछ? हाँ जी, जो दो क्वेश्चन पक्के ही थे कि हाँ इनका आंसर ये है, वो तो कंफर्म ही था, कोई डाउट ही नहीं था कि ये गलत भी हो सकते हैं, इसके कारण नेगेटिव मार्किंग मिल सकते हैं। वो तो था ही कि इनके स्कोर्स मिलेंगे ही। अच्छा, एग्ज़ाम में टेम्पटेशन के लिए कोई टिप्स? क्योंकि टेम्पटेशन में ही बहुत सारी चीज़ें कट हो जाती हैं, मतलब मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर सही से फिलिंग ना हो, तो कैसे हम ध्यान? OMR शीट एक आधी बार हमें पहले कर लेनी चाहिए अगर हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के लिए अपीयर हो रहे हैं, किसी OMR बेस्ड पेपर के लिए, तो पहले एक बार कर लेनी चाहिए प्रैक्टिस उस पर, और बस शांति से आराम से करते रहो, हो जाती है फिर। अच्छा, पहले सारा पेपर क्वेश्चन पेपर पे टिक करना चाहिए फिर फिलिंग करनी चाहिए, या साथ के साथ? साथ के साथ, मतलब जैसे क्वेश्चन रीड के आपको पता है कि इसका आंसर आप कंफर्म हो कि इसका आंसर यही है, तो साथ के साथ अपना OMR शीट में भर दो। जो नहीं पता उसको छोड़ दो, बाद में आके दोबारा कर लेंगे, बट अगर आप एक बार कंफर्म हो कि हाँ ये आता ही आता है, वो करते हुए जाओ आगे। एमईटी पेपर में टाइम शॉर्टेज तो नहीं हुई आपको? नहीं, हो गया था सारा टाइम पे? एक्सेस टाइम था बहुत। ठीक है, फिर उस टाइम को कैसे स्पेंड किया? कुछ नहीं, बस रीचेकिंग करते रहे कि ये भी हो गया। हाँ, एक पहले कर लिया पेपर, फिर दोबारा जो क्वेश्चंस छोड़े थे वो कर लिए, फिर बस फिर हो जाता है। अच्छा, आपने हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो 2019-20 में लगाई होंगी? हाँ जी, 19 में लगाई थी मुझे लगता है। हाँ जी, और अब भी आपने 20 में लगाई थी मुझे लगता है? 2020 में। हाँ जी, तो 2020 में लगाई और अब 2024 में लगाई, तो कितना चेंज आया हमारे में? मैम अगर सही बताऊँ, उस टाइम पे मैंने सिर्फ सर से पढ़ा था, इस टाइम पे सिर्फ आपसे पढ़ा, तो कोई चेंज मेरे को पता नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। उस टाइम पे वो भी अच्छा था, इस टाइम पे ये भी अच्छा है। तब भी समझ आता था, अब भी समझ? हाँ जी, समझ दोनों टाइम ही आया है। ठीक है, ओके, तो टिप्स आपको? अच्छा, एक और चीज़ है कि 12th में बच्चे सोचते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स या नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स किससे ईजियर रहेगा फूड टेक्नोलॉजी डिग्री में? कुछ नहीं है, क्योंकि मैथ्स के कोर्सेज भी हैं और माइक्रोबायोलॉजी के भी हैं, तो नॉन मेडिकल वालों को हमें माइक्रोबायोलॉजी के जो कोर्सेज थे वो निकालने थोड़े मुश्किल लगे, मेडिकल वालों को मैथ्स के निकालने मुश्किल लगे। दोनों हैं तो दोनों ही जा सकते हैं आगे। मतलब इतना कुछ खास नहीं कि इससे इजी रहेगा? नहीं, क्योंकि अगर हम बायो करके जा रहे हैं फिर मैथ्स मुश्किल लगेगी। मैथ्स 2 साल है, पूरे 4 सेमेस्टर है मैथ्स की, और मैथ्स ये है कि अगर +2 वाली की हुई है
तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और बायो तो मैथ्स वालों के थोड़े मुश्किल ही लगती है, तो माइक्रोबायोलॉजी 2 सेमेस्टर में थी बट वो भी निकालनी मुश्किल थी। तो सुपर मेडिकल करके जाओ पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स फिर सब सही रहेगा। अच्छा, फिर कोई कोर्स एग्जाम्प्ट हो जाता है अगर कोई सुपर साइंस से बच्चा है मैथ्स या बायो में? नहीं, सारे करने पड़ते हैं। एक वो होता है, अगर आपने प्लस 10th तक आई गेस अगर पंजाबी नहीं 10th का पंजाबी का बोर्ड नहीं दिया तो आपको पंजाबी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, बाकी और नहीं है। कितने सेमेस्टर में? 1 सेमेस्टर। ठीक है, फिर पूरी डिग्री में 1 सेमेस्टर में एक्स्ट्रा पंजाबी पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी। 10th तक पंजाबी नहीं पढ़नी। हाँ जी। सच में मैं पढ़ रही थी ना, मेरे को आपके बारे में एक क्वेश्चन तो ऐसे था, मेरे को याद नहीं कौन था, वो आपने भी वो क्वेश्चन करवाया हुआ था और वो मॉक टेस्ट में भी था। वो इतना आ रहा था ना मेरे दिमाग में, मैंने और कोई ऑप्शन नहीं पढ़ा, बस वो सही ऑप्शन दिखा मेरे को, मैंने वो वाला मार्क कर दिया बस। मतलब अटेम्प्ट करते टाइम भी आप थे साथ में। ठीक है, अटेम्प्ट करते टाइम भी आवाज़ कानों में थी कि हाँ ये आना है ये आना। हाँ जी। प्रैक्टिस इतनी करी हुई थी ना क्लासेस में। हाँ जी, वो जो लास्ट के 10 डेज़ के 9 डेज़ के क्वेश्चन एयर थी वो बहुत हेल्पफुल थी। उसमें सारे ऐसे था कि सारे एक तो टॉपिक के साथ रिवाइज हो रहे हैं और जो चीज़ भूल रहे थे वो क्वेश्चंस के थ्रू वापस रिमाइंड हो रही थी। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जो आपने पोर्टल पे करी वो और जो एग्जाम में थे या जो क्लासेस में किए वो ठीक ही थे, सेम थे? मॉक टेस्ट ज़्यादा मुश्किल था, एग्ज़ाम इजी आया था। अच्छा, और वैसे जो क्लासेस में क्वेश्चंस किए थ्योरी टाइम पे बताया कि इसमें से ये उसमें से आया था। ठीक है, तो पेपर देख के मुश्किल तो नहीं लगा, स्पेशली एग्रीकल्चर? नहीं, उल्टा एग्रीकल्चर के सामने मुझको फूड टेक्नोलॉजी का पेपर मुश्किल लग रहा था। अच्छा, एग्रीकल्चर कितनी प्रैक्टिस हो गई कि वो अब इजी लगने लग गया? और क्या। अच्छा, फिर तो बढ़िया है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस सनी कोचिंग क्लासेस के साथ कैसा रहा? काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो और कोई टिप्स या कुछ भी एक्सपीरियंस बेस्ड बताना चाहें? नहीं, बस यही है कि अगर जब आपने शुरू किया तब कंटिन्यूटी में रखो, तब मत अपनी कंटिन्यूटी ख़राब करो, फिर चाहे आप जब मर्जी शुरू करो। अच्छा, यहाँ पे कोई रेगुलर टेस्ट भी होते थे? हाँ जी, हर मंडे जो पिछले वीक रिवाइज किया पढ़ा है वो टेस्ट होता था। ठीक है, तो सही है जी। ठीक है, क्या हम आपकी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच शिवांशी इतना टाइम देने के लिए। हम यही प्रे करते हैं कि आगे भी आप अपने डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।